अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम असद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, ये जो आजकल जो आपने फील किया होगा कि यूथ जो है वो बहुत अनअवेयर है रिलीजियस के मामले में। बिल्कुल भी वो जी जी। आईक्यू उनका जीरो है रिलीजियसली। तो आई हम्म। थिंक इस पे हम में थोड़ी बात करनी चाहिए, और आपकी भी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस पे थॉरली आज पॉडकास्ट हो, ताकि इस चीज को सही तरह उजागर किया जाए। चलो। उमर भाई, मैं ना 90s की जनरेशन हूँ, और आप भी मेरे ख्याल में 90s की जनरेशन है। तो आप जी जी अपना थोड़ा जी। बचपन बताएं कि आपके बचपन में किस तरह की अनअवेयरनेस होती थी, अगर अनअवेयरनेस है थी तो रिलीजियसली कोई हम्म आप कनेक्टेड है थे, कि इस जनरेशन की हम्म। तरह आप भी अविलियस ही थे, तो अननाउन ही थे। अ, अगर कंपैरिजन करें ना असद भाई, आज की जनरेशन और उस वक्त के दौर पर जिस वक्त हम पढ़ते थे, तो अब अगर तो उस तरह से रिलीजियसली हम टोटली अगर कनेक्टेड नहीं है, तो एटलीस्ट इतना जरूर होता था कि हमारा वो जो मदरसे का सिस्टम है, इस्पारा आना जाना पढ़ना, वो जरूर होता था। आजकल हम्म। आपने देखा होगा कि वो भी सिस्टम चेंज हो चुका है कि कारी साहब हैं या जो पढ़ाने वाले हाफिज हैं, वो घर पे आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ तो हाँ, वो बिल्कुल। बाकायदा एक निज़ाम नहीं है, वो सिस्टम नहीं है कि आपने मदरसे जाना है, थोड़ी सी मशक्कत करनी है। आपने जो है ना ऑब्जर्व किया होगा इस इन दिनों की जनरेशन को। पहले तो क्या आता था कि वालिदैन ही उठाते थे सुबह सुबह, उस पारा पढ़ने के लिए हम्म मस्जिद में भेज दिया करते थे। और चाहे जाना पड़े ना पड़े, रोना पड़े, लेकिन जाना जाता था वो जरूर। कुरान जी एक दफा जरूर वो नाजरा करता था। और उसके बाद जी जी। नाजरा होने के बाद फिर साथ साथ वो कलमे भी पढ़ा देते थे, और नमाज भी हो जाती थी। बेसिक ये चीजें हम्म क्लियर हो जाती थी। फिर वो हम्म क्या कहते हैं, मौके आते रहते थे, कभी ईद आ गई है, कभी वो शबे मराज आ गई है, फलानी आ गई है, तो हम सारे मस्जिद के साथ किसी ना किसी तरह एंगेज हुए रहते थे। अब जी जी। अंग, ये सारी चीजें अभी भी हैं, वो सारे रसूमात, वो सारे इवेंट्स अभी भी हैं। लेकिन अब हम्म देखे ना, उस वक्त में वो क्या कहते हैं, बड़ा टिपिकल सा डायलॉग है कि मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इतना मीडिया नहीं था हुआ करता, हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं था हुआ करता, वीसीआर होता था। वीसीआर ने कभी कभी लगना, और जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़नी चाहिए, जुम्मे के जुम्मे हमारे घर में वीसीआर लगा करते थे। तो वो ये सारा माहौल जो है ना किसी तरह, अगर हमारी यूथ या हमारी जो जनरेशन है, अगर अनअवेयर भी है थी इस्लाम से, लेकिन फिर भी वो हम्म। माहौल ऐसा सा, ऐसा सिस्टम था कि किसी ना किसी तरह हम कनेक्ट रहते थे। लेकिन अभी की जो बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ही, वो क्या कहते हैं, वो जो न्यू जनरेशन है वो अब मुंह पे पड़ती है, वो बात ही नहीं हम्म। सुनती है, वो तो घिन करती है, बर्दाश्त ही नहीं करती इस चीज को। तो बिल्कुल आप बिल्कुल, या बिल्कुल 100% बात ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें एक बात क्लियर करने की जरूरत है, वो ये है कि जिस अनअवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली अनअवेयरनेस अवेयरनेस है क्या चीज। तो पहले हम मेरे ख्याल से उस चीज को डिफाइन कर देते हैं, ताकि एक हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए कि हम किस अनअवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो अनअवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम के बारे में लेस नॉलेज है हमें। जो पहली मेन बात है कि इस्लाम के बारे में उतना नॉलेज नहीं है जितना एक आम मुसलमान को एटलीस्ट होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है अनअवेयरनेस को, जो अगर हम इसमें डिफाइन करें। और दूसरी बात कि जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस हैं, जो इस्लाम के बिलीव्स हैं, अ, उनके बारे में एक अजीब सी कंफ्यूजन है। आई मीन वो भी जो बेसिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में भी कोई इतनी खास अवेयरनेस नहीं है। अगर वो बेसिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट, अगर बिलीव्स इंसान के ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि आपका आधा इस्लाम वहीं पे पूरा हो जाता है, अगर आपके बिलीव्स ठीक हैं तो। तीसरी जो बात मुझे लगती है वो ये है कि जो इस्लाम की बेसिक तरीन टीचिंग्स हैं, उसके बारे में भी नहीं पता। कि बेसिक तीन टीचिंग से मुराद ये है कि जो हमारी रोजमर्रा, जो हमारी माशरती जिंदगी है, उसमें हम किस तरह से, आई मीन लेन देन के मसाइल हैं, या किसी से बातचीत के मसाइल हैं, कन्वर्सेशन के, और किसी की तरफ आना जाना, किसी से कोई चीज लेना, कोई अमानत रखवाना,
किसी जगह पे मस्जिद वगैरह में दाखिल होना, इन चीज़ों में भी किस इनके आदाब क्या हैं जो एक्चुअली इस्लाम ने हमें सिखाए हैं, अ, वो हमें पता कोई नहीं है सीरियसली। तो एक्चुअली जिस अनअवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, वो उसमें ये 3-4 चीज़ें आती हैं कि जो बेसिक टीचिंग्स हैं, बेसिक बिलीव्स हैं और जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो कल्चरल और ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं एक्चुअली इस्लाम की, अ, उनसे वाक़फ़ियत नहीं है, और वाक़फ़ियत नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसको प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है ये मसला है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आप अपनी अगर इनपुट ऐड करना चाहें तो ज़रूर। यानी कि इस जनरेशन का डायलामा यही है कि जो 90s के जो पेरेंट्स हैं, जैसे हम और आप हैं, हमने हमने तो वो सिस्टम देख लिया था कि हमने किसी ना किसी तरह बिलीफ्स, नॉर्म्स और जो इवेंट्स प्रैक्टिसेस है वो किसी ना किसी तरह हमने ऑब्जर्व कर ली, लेकिन हमने हुँ, उस तरह आगे बच्चों को ट्रांसफर नहीं की कि हमसे ट्रांसफर हुई नहीं, या जमाने ने हमें ट्रांसफर नहीं करने दी, क्योंकि सिस्टम तो वही है ना, वही मस्जिद है, वही महल है, वही सारा कुछ है। तो अब वो सारी चीजें लेस होगी जनरेशन में, हमारे हम में वो हुँ, जनरेशन में चीजें ज्यादा है। फिरका वारियत पहले भी है हुँ। थी और अब भी है लेकिन यूथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा अनअवेयर होता जा रहा है। कुछ तो न्यू ऐड हुआ है ना। माँ बाप पहले भी गफलत किया करते थे, माँ बाप पहले भी सादे हुआ करते थे। हमारे जो माँ हुँ, बाप थे वो अच्छा, अब मैं थोड़ा कन्फेस करूं तो मुझे आयतुल कुर्सी जुबानी नहीं आती है, लेकिन ये है कि सारी बेसिक चीजें तो सारा कुछ कवर है ना। जी, जी। लेकिन आजकल जो है वो बिल्कुल ही oblivious, बिल्कुल ही हाली। तो कुछ तो न्यू हुआ ऐड। अच्छा, आप अगर अपनी पुरानी दादा अबू की नस्ल में जाएं, ठीक है, नाना अबू की, दादा अबू की नस्ल, वो उनकी वो उसी तरह की ऑब्जर्वेशन है जिस तरह की हमारे पेरेंट्स की है। लेकिन ये जो न्यू हुँ। जनरेशन है इसके साथ कोई और ही मामला हुआ है। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ पे एक एक्चुअली एक बहुत बड़ा गैप आया है, और ये जो गैप ऐड किया गया है, ये एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ से ऐड किया गया है अनफॉर्चुनेटली। असद भाई, सीधी-सी बात है, आपको जो बेसिक तरीन बात है वो ये है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। हमेशा आपके घर से बात शुरू होगी। हम्म। इसमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो ऑब्वियसली पेरेंट्स की बनती थी, और पेरेंट्स में जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी वो माँ की थी। अब एक्चुअली हुआ क्या है, जो आपने सारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नक्शा पेश किया है। इसमें हुआ ये कि सबसे पहले तो माँ को जो उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे हटा के कुछ नई किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ऐड की गई हैं, जिसकी वजह से वो उन सारी रिस्पॉन्स और उसको उसकी ज़िम्मेदारियाँ करार दे के, उसको उनको फ़र्ज़ करार दे के उसको उस काम में लगा दिया गया। ठीक है? तो हम्म। एक्चुअली ये रीज़न है जिसकी वजह से वो जो बच्चे का एक एजुकेशनल पीरियड था जो सिर्फ़ माँ की गोद में ही हो सकता था, जिसमें वो आजकल के, क्योंकि मैं देखता हूँ अपनी आँखों से भी कि आजकल की माएँ जो हैं, वो उस तरह से, यानी जितनी शिद्दत के साथ पहले की माँ जो है वो अपनी गोद में पड़े हुए बच्चे को अल्लाह के नाम या इस्लाम के बारे में अवेयरनेस या वो सारे एक्चुअली नाम जो उसकी ज़ुबान पे चढ़ाने की कोशिश करते थे, कलमा पढ़ाने की कोशिश करती थी, वो आजकल नहीं है। आजकल वो गैप आया है माँ की तरफ से। अब वो गैप एक नई चीज़ ने ले लिया है, उसने पुर किया है वो खला, और वो है आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन ने वो खला आपका पुर किया, जिसकी वजह से वो जो एक अजीब किस्म की इंफॉर्मेशन थी, एक अजीब किस्म की जो एक अजीब किस्म की डायरेक्शन थी वो उनकी, उनको नई डायरेक्शन डिफाइन कर दी गई है। माँ की जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी बुक्स का भी यही रहा है कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। अब माँ ने अपनी गोद से बच्चे को उतारा है, उसको मोबाइल फ़ोन पे लगाया है। अब मोबाइल फ़ोन की क्या क्या नुस्खे हैं वो मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो मेन काम था हमारा वो ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक औरत पे ऐड की गई है वो कौन-कौन सी थी। एक, कि सबसे पहले वो उसको इस्लाम की अवेयरनेस देती। उसके ज़ुबान पे एटलीस्ट वो चीज़ें मैं आज सुनता हूँ जब वो खून खौलता है बच्चों को देख के,
कि उनको जैसे आपने कहा आयतुल कुर्सी जुबानी नहीं आती, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट अरबी तो पढ़नी आती है ना, उर्दू से देखे नाजरा। बच्चों को ऊपर से देखे नाजरा नहीं पढ़ना आता, उनको नूरानी कायदा के जो हर्फ हैं, जो सीधे सीधे हर्फ हैं, वो उनको पता नहीं है, उनको जबर जेर पेश का कुछ नहीं पता। तो जो सिचुएशन है वो यहाँ तक आ पहुंची है, ठीक है। तो वो जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि उस गैप को फिर कवर किया गया। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फिर बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाप को ये चाहिए था कि वो अपना एक प्रॉपर टाइम वो लगाता अपने बच्चों के साथ। जिस तरह बाप का, आपको पता है हमारे माशरे में भी बाप का एक रोग होता है ना, एक दबदबा होता है, तो बाप अपनी बात मनवा लेता है बच्चों से, अपने घर के सारे बंदों से। सो उसके पास एक अथॉरिटी होती है, सो वो अपनी अथॉरिटी से बात मनवा सकता है। सो बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या थी, एक तो बाप अथॉरिटी प्लस दूसरी बात, बाप होता है रोल मॉडल। अगर बच्चा देखेगा ना बाप को, कि बाप रोजाना 5 के वक्त घर से निकलता है, 5 टाइम जैसे अजान होती है और वो हम्म। ऐसे हो जाता है जैसे हमारे से उसका रिश्ता ही कोई नहीं है, और वो घर हम्म। से निकलता है, टोपी पहनता है, वजू करता है, मस्जिद पहुंच जाता है। जब रोजाना की रूटीन में बच्चे उसको देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 दिन के बाद वो बच्चे भी उस रूटीन को फॉलो ना करें। तो हम्म। ये हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी बात, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, बाप को पैसे कमाने में लगा दिया गया। सारा दिन वो पैसे कमाता है, सारा दिन वो बिजनेस करता है, कारोबार करता है, वहां पे थका हुआ घर आता है। घर आके सिर्फ उसको इतना ही होता है मैं खाना खाऊं और सो जाऊं और अगले दिन की तैयारी करूं। फिर बच्चों को वो जो प्रॉपर टाइम देना था, जिसमें ये सारी चीजें उनको सिखानी थी, ये उनपे, बल्कि मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि मुसल्लत करनी थी, वो नहीं की गई। क्योंकि बचपन में मुसल्लत ही की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैबिट बनती है। तो वहां से भी गैप आया। उस गैप को भी जो कवर किया है वो मोबाइल फोन ने कवर किया। अब मोबाइल फोन से आने वाली इंफॉर्मेशन वो ऐसी होगी जैसी अब फिर अब सोसाइटी, ये जो एथियस्ट माइंड की सोसाइटी अब बन चुकी है, ये एक्चुअली इसी वजह से बनी है कि वो जो बेसिक नॉर्म्स थी, बेसिक ट्रेडिशंस थी, वो कोई नहीं दी गई। अब वो नहीं मिली थी, मोबाइल आ गया। अब मोबाइल से जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो वो हाँ। मोबाइल का तो काम ही ये था कि वो जो उसके पीछे बैकग्राउंड, आपको तो पता है, आपको पूरी रिसर्च की हुई है इस पे, कि पूरी डिटेल, उस पूरे एक डायरेक्शन डिफाइन की है मोबाइल फोन की, कि ये बच्चों को लगाना किस काम पे है, और मोबाइल यस। फोन उस काम में कामयाब हो गया। सो जो मेरी नजर में ये जो सारी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, इसमें जो बेसिक तरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सबसे पहले तो पेरेंट्स की थी। कि ये जो हम्म। गैप आया है, ये जो बच्चों को टाइम मिला है किसी और तरफ अपने आप को डायरेक्शन डिफाइन करने का, और ऑब्वियसली गलत डायरेक्शन, एक जाहिलियत वाली डायरेक्शन डिफाइन करने का, वो इसी वजह से हुआ है कि वो गैप मिला, और वो गैप किसी और चीज ने पूर्ण किया, और वो किसी गलत एक नेगेटिव चीज ने पूर्ण किया, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकला। आप आजकल की जनरेशन है उसके साथ आपका ज्यादा इंटरेक्शन है, तो आप थोड़ा सा कुछ सिनेरियो बनाएंगे कि आजकल की जनरेशन जो है, एक तो आपका पॉइंट आया कि बिल्कुल नाजरा से बिल्कुल वो अनअवेयर है, नाजरा उनको पढ़ना ही नहीं आता। वैसे आजकल की यूथ करती क्या है, यूथ का लिविंग जो स्टाइल है क्या, इतना भी देखे ना, एक जनरेशन हमारी, मेरे हमारे पेरेंट्स की थी, एक जनरेशन हमारी आई। तो सवाल मैं बाद में रखता हूँ, लेकिन आप जरा थोड़ा सा वो डिफाइन तो नहीं कह सकते, आप थोड़ा सा बता दें कि आजकल के बच्चे वही बच्चे हैं, वही वो क्या कहते हैं स्केलेटन है, वही बायोलॉजी है सारी की सारी, उसी तरह के उनके शौक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल, थोड़ा सा मीडिया ही इन हुआ है ना। पर पुराने वक्त में टीवी इन हो गया था, ठीक है। पुराने में वक्त में वॉकमैन हुआ करते थे, अब मोबाइल आ गए हैं। पुराने वक्त में रेडियो हुआ करते थे, अब मोबाइल आ गए हैं। पुराने वक्त में वो क्या कहते हैं टाइपराइटर में होते थे, अब मोबाइल आ गए हैं। पुराने वक्त में न्यूज़पेपर्स होता हुआ करते हैं, अब मोबाइल आ गए हैं। तो जस्ट टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल इज ए टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखे ना आप खुद देखें, हमारे पेरेंट्स ने हमें भेजा मस्जिद पे, हमने वो चीजें बेसिकली सीख ली। हमारे पेरेंट्स उस तरह के नहीं थे, 5 वक्त के नमाजी नहीं थे, लेकिन जस्ट उन्होंने एक चीज माशरे की बनी हुई थी, डिफाइन हुई थी कि बच्चों को जी जी भेजना है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स उस तरह के नहीं थे।
आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स उस तरह के होंगे तो फिर वो चीज होगी, लेकिन हमारे खुद पेरेंट्स उस तरह के नहीं है, लेकिन वी टर्न आउट टू बी गुड, हमने वह ना सीख ली। तो फिर ये जो वर्किंग आवर्स हैं फादर के, ये ज्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहा। अगर वर्किंग आवर अगर ज्यादा हो भी गए हैं, तो पहले हम में फादर इस्लाम के बारे में कितना को टाइम दिया करते थे? कोई टाइम नहीं दिया नहीं। वो फादर आते थे, काम करके आते थे घर में, वो 8 बजे ड्रामा लगा होता था पीटीवी का, और सारे बैठ के खाना खा के तो सो जाते थे। इस्लाम जो हमने थोड़ा सा सीखा है, वो तो हमने कारी साहब से ही सीखा है, या एम से देख देख के सीखा है। इंटरनेट तो उधर होता नहीं था, बुक्स तो हमने पढ़ी कोई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि पुरानी जनरेशन और इस जनरेशन में मोबाइल ने ये सारा खराब काम खराब किया है। आई थिंक कुछ और हुआ है। आई थिंक कुछ और कहीं और पे डैमेज किया गया है, सिर्फ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई है, और तो कुछ नहीं हुआ। एक चीज सर मैं एक्चुअली आखिरी ऐड करना चाहूंगा, एक चीज मैं जी आखिरी जी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने शायद सुना होगा एल्डर ऑफ जाइन, आपने वो हम्म यहूदियों ने आई थिंक 1947 से पहले 1948 से पहले जब इसराइल आजाद हुआ है, तो उन्होंने एल्डर्स ऑफ जाइन, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स ऑफ जाइन लिखे थे, शायद आपको पता हो। हम्म उसमें चौथा पॉइंट जो था ना, उसमें ये था कि जितनी भी यूथ है, जितनी भी न्यू जनरेशन है, उस पे उसको हमने खेलों पे, गेम्स पे, और वो क्या कहते हैं तफरी पे, एंटरटेनमेंट पे, इन इन चीजों पे लगाना है। अब ये मैं कर रहा हूँ बात 90s की। उन उन हम्म दिनों के किसी किसी के पास टीवी हुआ होता करता था, किसी किसी के पास। उधर से हम्म वो जो मीडिया है उन्होंने इंजेक्ट करना शुरू किया है। अगर उस वक्त के मीडिया यही होंगे, न्यूज़पेपर होंगे, या एक दो चीज तफरी तफरी के लिए सर्कस होगी, या ये चीजें होंगी, तो अगर तो हम सारे का सारा एल्डर ऑफ जॉइंस के ऊपर जिम्मेदारी डालें, तो फिर तो कड़ियां डलेंगी नहीं। लो जी, पहले न्यूज़पेपर ने काम खराब किया, फिर टीवी ने खराब काम किया, फिर कंप्यूटर ने काम खराब किया, फिर आप जाके मोबाइल ने काम खराब किया, अब आके इंटरनेट ने काम खराब किया। टेक्नोलॉजी शिफ्ट 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 हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर पेरेंट्स इज ए टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पेरेंट्स पहले भी जो है अनअवेयर ही थे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स पहले भी इसी तरह से ना बदलते। हमने भी अपने घरों में हम्म देखा है कि हमारे माँ बाप भी 5 वक्त के नमाजी नहीं थे। हम्म और ना ही इस तरह से वो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि टोटली इस्लाम की प्रीच करने वाले या इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले या इसकी बिलीव्स को प्रैक्टिस करने वाले नहीं थे। हाँ। दैट्स 100% ट्रू। लेकिन जिस चेंज की आप बात कर रहे हैं वो चेंज फिर भी मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन ने आपके साथ किया क्या है? अगर आप इसको साइकोलॉजिकली देखें तो हम्म इसने आपके बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली खेला है, आपके ब्रेन्स के साथ इसने खेला है। हम्म ठीक है, मैं इसकी आपको बताता हूँ क्योंकि मेरी आंखों देखी एग्जाम्पल है, तो मैं आपके सामने वही रखूंगा। पहली बात मैं इसको प्लीज थोड़ा प्लीज। सा साइंटिफिकली बता दूं, उसके बाद फिर मैं वो एग्जाम्पल इसमें ऐड करता हूँ। साइंटिफिकली ये है कि इसमें आजकल बहुत डिस्कस हो रही है इस बात पे भी कि देयर इज अ केमिकल व्हिच वी हैव दैट इज कॉल्ड डोपामिन। हर पर्सन के अंदर एक केमिकल होता है डोपामिन, एंड डोपामिन इज लाइक सेल्फ लाइकनेस, कि जिसमें इंसान को अपने आप को जो है वो खुद पसंदी उसमें आ जाती है। मोबाइल ने पहली बात आपको ये सिखाई है। अब आपने कहा कि चेंज क्या है आजकल के बच्चों की, जैसे आपने पहले कहा कि मेरा इंटरेक्शन है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के साथ, तो वो क्या सोचते हैं? तो पहली चीज वो क्या सोच रहे हैं? वो व्हाट्सएप सोच रहे हैं, वो टिकटॉक सोच रहे हैं, उनके इंटरेस्ट इंस्टाग्राम में है, उनके इंटरेस्ट जो है वो डीएसएलआर में है, फोटोशूट में है, और मेक्स अ लॉट ऑफ मनी में है। कि वो उनकी जो टोटली सोच है, जो टोटली साइकोलॉजी है, वो यही है कि हम या टीवी पे नजर आए, या व्हाट्सएप पे नजर आए, यूट्यूब पे नजर आए, और थोड़े से हमें पैसे मिल जाए। तो ये उनकी टोटली सोच हो चुकी है, उस तरफ तो वो आ ही नहीं रहे। फिर मोबाइल ने आपके साथ किया क्या है? दीन को इतना सा करके व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आपको दिया है, और सिर्फ उतना सा हिस्सा, उतना सा पीस आपको दिया है जितना आपको चाहिए।
ये मोबाइल ने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला है कि आपको फॉर एग्जांपल इस वक्त आपका मूड है, आप अच्छे नहीं है, तो उस तरह की कोई बात, उस तरह की कोई सेइंग, उस तरह की कोई कोट आपके सामने आ गई है, तो आपने कहा कि जैसे लोगों के स्टेटस आपने भी देखे होंगे, अजीब अजीब तरह के स्टेटस हैं कि अगर कोई आपको फलां नहीं बुलाता तो आप कोशिश करें कि उसको ज्यादा देर तक मुंह ही ना लगाएं, लाइक दैट। तो यानी इस तरह की टीचिंग हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में इंजेक्ट की गई है बकायदा। हम्म तो वो जिस चीज की आप बात करें ना कि टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ, वाकई मोबाइल फोन ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। अब जिस एग्जांपल की मैं बात करूँ, एग्जांपल ये है कि इनिशियली मेरा अपना बेटा माहद जो है, स्टार्टिंग में उसको भी मोबाइल फोन पे माशाल्लाह। लगाया, तो मैंने एक चीज नोट की कि जब भी वो बच्चा किसी भी कंडीशन में है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो सोता हुआ उठा है, चाहे वो रो रहा है, उसको आप मोबाइल फोन पकड़ाएं, वो इतना बिजी हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि इस वक्त वो बच्चा आपके साथ कमरे में मौजूद है या नहीं। इवन उसको और बीमारी भी भूल उसका, जाती। उसको बीमारी भूल गई, उसको वो गिरा हुआ, मुझे याद है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए थे, साथ ही बेड पे बेटा हमारा खेल रहा था, तो खेलते खेलते वो कहीं बेड से गिर गया, हमारी बेध्यानी हुई और वो बेड से गिर गया। जैसे वो बेड से गिरा तो उसकी नाक जाके वो नीचे जमीन पर लगी और काफी ज्यादा बहने लगी। तो हम दोनों बहुत परेशान हो गए और वो मुसलसल रोए जा रहा है। तो मेरी मिसेस ने इतना किया कि मोबाइल ऑन करके तो यूट्यूब पे उसकी कोई फेवरेट वीडियो लगा के वो उसके सामने रखती। उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि मैं गिरा हूँ, उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि मेरे नाक पे कुछ लगी है, वो जस्ट मोबाइल में बिजी हो गया। इवन मैंने पायोडीन लेके कॉटन से उस पे लगाई है, यू नो कि कॉटन वो थोड़ी सी अ, चुभती है पेन जब आप लगाते हैं उसको पेन इनिशियली। होती है जी। तो हम्म तो वो मैंने उसको लगाई और इवन ही डजंट नोटिस दैट, उसने हम्म वो चीज नोटिस नहीं की कि मुझे लगी है कुछ चीज, तो उसने बस ऐसे एक दफा मेरी तरफ देखा एंड एंड देन ही स्टिल बिजी इन वाचिंग हिज फेवरेट वीडियो और समथिंग, राइट। हम्म सो अब उसका इफेक्ट, अब इनिशियली हम बड़े खुशी थे, चलो ये हमें एक चीज मिल गई, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि पहले खिलौने होते थे और इस तरह के टॉयज होते थे, बच्चे उनमें बिजी होते थे, इस तरह की गेम्स होती है, लेकिन अब मोबाइल फोन ने थोड़ी सहूलत कर दी है, पेरेंट्स इजी हो गए। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए? उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उस बच्चे में पहली बार चिड़चिड़ापन आ गया, उस बच्चे में गुस्सा आ गया, हम्म वो बच्चा हम्म इतना बदतमीज हो गया, वो बच्चा हम्म इतना चीखे मारता है कि आप हम्म तौबा करें। अब वो चिड़चिड़ापन कैसे आया? क्योंकि मोबाइल फोन ने आपके लिए हर चीज इजी कर दी है। वन टैप पे वन टैप पे आपको आपका रिजल्ट मिल रहा है। वन टैप पे आप जस्ट टैप करते हो, आपकी फेवरेट वीडियो, आपकी फेवरेट चीज, आप बैक से, आपको नहीं पसंद आप बैक चले जाते हो। इवन आप किसी चीज को डिसलाइक कर रहे हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होती डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, सोशल लाइफ में। लेकिन मोबाइल फोन में आप टैप करें, डिसलाइक करते हैं, आप उसको बैक करें, दैट्स इट, आप उसको डिलीट कर दें। आपको क्या है कि एक टैप पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब उस बच्चे की साइकोलॉजी ये बन चुकी है कि मुझे अपनी सोशल लाइफ में भी एक टैप पे रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आप एक सेकंड में उसका दूध लेट कर देते हो, एक सेकंड भी, तो वो हम्म ऐसे चीख कर चिल्लाएगा कि आप परेशान हो जाओगे कि इसको हुआ क्या है। मतलब पहली दफा हम्म मुझे याद है कि रात के वक्त अचानक उठा, कोई 2-3 का टाइम होगा, तो मैं उसे उठा के किचन में लेके गया और माँ उसकी उसका दूध बना रही थी। हम्म तो वो इतना चिल्ला रहा है, रात के 2 बजे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और इवन पहली दफा ऐसा हुआ था कि उसने मेरे मुंह पे 2-3 दफा थप्पड़ मारे। और 1.5 साल के बच्चे को क्या पता है कि मैंने ये काम करना है, उसने 2-3 मेरे मुंह के ऊपर जोर जोर से थप्पड़ मारे, गुस्से से मुझे देख रहा, साथ रोता जा रहा है और चेहरा उसका सुर्ख हो गया। मैं रात के वक्त परेशान हो गया, इस बच्चे को हुआ क्या है। मैं उस पर हम्म पढ़ के भूखना शुरू हो गया कि या अल्लाह, खैर हो सही, इस बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने फिर उसके बाद, अब परेशानी में रात मेरी गुजरी हो रही थी, फिर अब आपको पता है कि शुरू से ही हमें कांटा भी चुभता था तो हम उसकी खोज में लग जाते थे, तो आपके साथ ही हम्म सारा बचपन लगा कि इसकी उसकी बैक एंड पे हो क्या रहा है। ना तो बस बिल्कुल। मैं फिर उसके पीछे लगा। उसमें फिर मुझे दो चीजें समझ में आई।
पहली बात ये कि इस मोबाइल फोन ने ये चीज साइकोलॉजी ऐसी सेट कर दी है कि मेरे वन टैप पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दूध चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा, तो ये क्या लेट कर रहे हैं, उठ नहीं रहे, लेट जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और कभी फ्रिज से खोल रहे हैं, कभी फीडर धो रहे हैं, और अजीब से काम। तो उसके ऑब्वियसली उसके अंदर एग्रेशन आई और उसने ये काम कर दिया। तो ये साइकोलॉजी आपके साथ खेल रहा है मोबाइल फोन जो है। तो मेरे मेरे सामने तो एक जीती जाती एग्जांपल है, तो मैंने आपको बता दी है। तो यही सेम काम जो है वो आज की नस्ल के साथ भी हो रहा है कि आजकल की जो नस्ल है वो भी एग्जैक्ट यही काम कर रही है, एग्जैक्ट यही काम कर रही है कि उनकी ईगोस, आपने पूछा ना कि आजकल की उनकी ईगोस आसमान को टच करती है। आप उनसे कोई बात करके देखें, इवन वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते। वो अपने फादर को, अपनी मदर को कुछ नहीं समझते। उनसे कोई बात तो करके देखिए आजकल, वो आगे से ऐसी ऐसी सुनाएंगे और ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, इवन क्योंकि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर द डिफरेंट थिंग्स। उनको Yeah. नॉलेज कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन मिली है थ्रू व्हाट्सएप स्टेटसेस एंड फेसबुक के पोस्ट से। वो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है ना, सेम वही इंफॉर्मेशन वो अपने जेहन में उसको नॉलेज समझ बैठे हैं, और वही बातें वो अपने हाँ पेरेंट्स से। ठीक है, तो वो जो जिस मैं कह रहा हूँ ना, मेंटली जो साइकोलॉजी से खेला है, वो यही सारा कुछ ये सोशल मीडिया ने खेला है। और ऑब्वियसली वो मोबाइल फोन के जरिए मिला है, तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज है, नो डाउट। हम भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना इस वक्त, हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल फोन, तो इसी चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है, बैलेंस करते हैं ना चीजों को, नेगेटिव भी इसने ज्यादा खेला है। दूसरा, आपने बताया कि पहले जो पेरेंट्स थे वो भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन फिर तो क्या था कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन एटलीस्ट घर का सिस्टम ऐसा उन्होंने बना के रखा, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना के रखा हुआ था कि हमने उसी तरह, जैसे एयरपोर्ट पे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, तो हमारा घर ऑलमोस्ट एयरपोर्ट ही होता था कि हमने सुबह को उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, लंच करना है, फिर हमने ट्यूशन पढ़ने चले जाना, वहां से वापस आना है, फिर हमने स्पारा पढ़ने चले जाना है, फिर हमने वापस आना है, फिर हमने होमवर्क करना है, उसके बाद ड्रामा देखना है और खाना खाना है और सो जाना। तो ये एक सिस्टम बना हुआ था, ऑर्गेनाइज सिस्टम, जो आजकल ये सिस्टम नहीं है। अगर आप अपने घरों में जो आजकल के स्टूडेंट्स की सोशल लाइफ देखें, वो ऐसी है, वो घर में जाएंगे, जाते पबजी ऑन करेंगे, और खाना है नहीं है कोई होश नहीं है, ट्यूशन एकेडमीज का कोई पता नहीं है। अगर ट्यूशन एकेडमीज जा भी रहे हैं, तो जो स्टडी लेवल, क्योंकि आजकल अगर तो वो बच्चे टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा पॉजिटिवली लेते और टेक्नोलॉजी का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता, तो वो स्टडी में भी ठीक होते, इवन स्टडी में भी जीरो, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स। और कम लोग हैं जो अभी भी और वो वही लोग होंगे जिन्होंने मोबाइल साइड पर रखा हुआ है। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे आप कह रहे हैं कि जो आपने यूट्यूब की एग्जांपल दी है कि उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज प्लान के तहत ये सारा सिलसिला शुरू किया, तो ऑब्वियसली वो भी चीज है इसमें। तब मोबाइल फोन तो नहीं थे, लेकिन तब आप देखिए कि क्या था, एक ड्रामास, दूसरा बॉलीवुड, तीसरा उन बॉलीवुड के सॉन्ग्स। ये काम उन्होंने तब से शुरू किया हुआ है। जब आप 70s की बात कर रहे हैं, तो 70s का ये मैं अरूज की बात बता रहा हूँ आपको, कि ये सारा कुछ अरूज पे था। तो रीजंस ये हैं, इनिशियली जो है, जो मेन सिलसिला, जो बेसिक तरीन बात हम शुरू कर रहे हैं, वो चूंकि हमारे घर से शुरू होती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो गैप पेरेंट्स, जो मदर की और फादर की तरफ से जो अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उसमें गैप आया। वो गैप जिस चीज ने लिया है, उसने क्या तबाही और बर्बादी की है, वो मैंने आपके सामने एलैबोरेट कर दिया। उमर भाई, मुझे एक ऐसा आइडिया जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप अपनी जनरेशन को बरी कर रहे हैं। जो हमारी जो जनरेशन थी, वो हमसे पुरानी जो जनरेशन थी, वो कहती थी कि तुम लोग गुमराह हो, तुम लोग ये है वो है, हमारी जनरेशन अच्छी थी। उनकी जो ऊपर वाली जनरेशन कहा करती, नहीं भाई जी, तुसी सारे बिगड़ गए हो,
साढ़े अस्सी चंगे सा, ठीक है। तो ये तो जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन बातें हो रही, आप भी वही बात कर रहे हैं। नहीं यार, अब तो मोबाइल आ गया, अब ये करती है, वो करती है, वो करती है। अब पुराने जमाने में हम वो पेरेंट्स बताया करते थे जी के पहले टीवी को नहीं थे हुआ करते, हमारी दफा टीवी आ गए, हम ड्रामों पे लग गए, हमने वो टीवी देखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स जो कहते थे, ओ क्यों की तू टीवी वेखदी रहनी है, तू उठ के उन काम क्यों नहीं करदी, की तू टीवी वेखदा रहना, जाके तू वाडी क्यों नहीं करदा जाके। तो ये तो सेम शिकायत, सेम चीज बोल रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स बोला बोला करते थे। अच्छा, दूसरा जो आपकी बात मैंने ऑब्जर्व किया है कि वन क्लिक पे सारा कुछ मिल रहा है, अगर जो चाहे वो मिल रहा है। अब क्या हुआ, जो आपने पॉइंट आउट किया कि अब एक क्लिक पे जो वो चाहते हैं ना वो मिल जाता है, जो नहीं चाहते वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अब वो हिसाब नहीं है। इसका मतलब जो डोपामिन की आपने बात की है, वो क्या एडिक्शन पे बात जा रही है कि वो एडिक्टिव हो गया है? क्योंकि देखे ना, अगर सिगरेट और वगैरह नशा वगैरह किसी को ना मिले तो वो कैसा बुरा रिएक्ट करता है, कैसा आपको मारने को दौड़ता है। तो यही चीज आप अपने बच्चे की या आजकल की नस्ल में बता रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ये एडिक्शन बन गई है, हमारी बीमारी बन गई है? तीसरा जो है, पहला तो मैंने आपको कहा कि आप अपने आप को बरी कर रहे हैं, दूसरों को कसूर कर रहे हैं, जिस तरह पहले पेरेंट्स कर रहे थे। दूसरा एडिक्शन है, इस पे आप एग्री करें ना करें, ये भी जरूर बताइएगा। और दूसरा ये कि अब ये हो तो गया है, अब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन तो आ गया है, अब सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल से ही एंटरटेन कर रहे हैं। इवन पेरेंट्स भी सारे के सारे मोबाइल के साथ इंगेज हो गए हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ इंगेज हो गए हैं। तो इस चीज में हम सिर्फ ये बात तो नहीं ना कर सकते कि पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, उनको कम काम करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। ये तो ठीक है, एडवाइस के लिए बातें तो बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन सोल्यूशन निकालना, जहां प्रॉब्लम होगी वहां हमें सोल्यूशन भी देना होगा कि विद इन दिस सिस्टम हम इसको कैसे टैकल करें। वो शायद आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी हो, वो कहते थे कि दो तरह के होते हैं किसी भी क्योर करने के। जब बच्चों को चिकन पॉक्स पॉक्स वो काकड़ा लाकड़ा निकल आता था ना, तो दो तरह के होते थे उसके इलाज। एक होता था प्रिवेंटिंग इलाज, कि उससे पहले ही वो हिफाजती टीके लगा देते थे, तो वो काकड़े लाकड़े निकलने से बच जाता था। अच्छा, अगर काकड़ा लाकड़ा निकल आया है तो काकड़ा लाकड़ा निकलने के लिए कोई और इलाज होता था, या कोई थोड़ा सा ऑपरेट किया जाता था, या कुछ उसको मेडिसिन वगैरह लगाई जाती थी, या जो भी, ठीक है। तो हमें ये दो तरह के, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, इवन मुसलमान नहीं, पूरी पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी पूरी की दुनिया में मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके साथ टेक्नोलॉजी जो है वो यही कर रही है, उनके बच्चों के साथ यही कर रही है, एडिक्शन हो रही है। तो हमें ये दोनों प्रिवेंटिंग और हीलिंग ये हमें बताने होंगे, नहीं तो हमें क्या फायदा इस कुरान मजीद का, इस इस्लाम का, अगर हम क्योंकि कुरान मजीद तो फिर, या इस्लाम तो हर जमाने का हल है, तो हमें तो ये किसी ना किसी तरह बचाना है, बताना है। तो मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता कि दो तीन बात करने से काम हो जाएगा। अच्छा असद भाई, पहली बात तो ये कि आपने जो बात की है कि लास्ट जनरेशन को मैंने शायद बरी जिम्मा करार दे दिया और अभी की जनरेशन जो है, तो बरी जिम्मा नहीं किया। असल में अ, अगर मैंने अपने पेरेंट्स की बात की है ना कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पुरानी जनरेशन के हैं, ठीक है, और वो हमसे भी पहली जनरेशन के हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली अगर मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ तो वो दैट मीन्स कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जो मैंने बात की है वो कंपैरिजन की है। हम्म। जो बैलेंसिंग कंडीशन है, मैंने उसको जस्ट बैलेंस करने की कोशिश किया, ये नहीं कहा कि आज के जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है हर एक बंदे की, जितनी पहले वालों की थी उतनी आज वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैंने जस्ट बैलेंस किया है कि ज्यादा तबाही और बर्बादी किस दौर में हो रही है, वो इस टेक्नोलॉजी के दौर में हो रही है।
पहले अगर आप देखें ना, तो मैंने क्यों इसको कंपैरिजन किया, उसकी मैं एक सीधी सी आपको बात एलेबोरेट कर देता हूँ। वो ये है कि पहले आपको इस तरह से अकेले में टाइम नहीं मिलता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब लोग इकट्ठे रहते थे, एक घर होता था या एटलीस्ट पोर्शन होता था। और जितने भी बहन भाई हैं उनका जो हमारे सोने का लाइफस्टाइल आपको पता ही है कैसे होता था। सहन में चार पहियां लगी होती थी एक लाइन में, और एक पंखा होता था। हम्म। ठीक है, पहले वाले को 100% हवा मिलनी है और आखिरी वाले को 5%। तो वो आपको पता ही है हमारा पुराना सिस्टम जैसा होता था। तो वो जब सब एक सहन में या एक बरामदे में या एक छत के ऊपर या एटलीस्ट एक रूम में सब एक ही लाइन में चार पहियों पे सोते हैं, तो किसी को उस तरह से प्रॉपर एक अकेला टाइम नहीं मिलता। ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसने वो जो गैप की मैं बात कर रहा हूँ अब क्या हो गया, बच्चों के अपने पर्सनल सेपरेट रूम्स हैं। बच्चे अपने अपने रूम्स में रहते हैं, ठीक है। और वो जो रूम्स प्रोवाइडेड है वो किसकी तरफ से हैं? ऑब्वियसली पेरेंट्स की तरफ से। वो जो रूम्स प्रोवाइड किए गए हैं या उनको वो इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप अपने अलग रूम में रह सकते हो, तो वो उसी वजह से, तो वो पेरेंट्स की तरफ से गैप आया। अब वो एक बच्चा या बच्ची एक जो रूम में अकेली है और साथ में आपने एक मोबाइल फोन उसके हाथ में पकड़ा दिया है, तो वो अब ऑब्वियसली एक कुरान पुरानी विजडम भी यही है, और कुरान में एंटर होकर भी आपको ये बात समझ में आई होगी कि शैतान का जो रास्ता है वो ज्यादा आसान है और जो इस्लाम का रास्ता है वो कठिन रास्ता है। ठीक है, ये तो चलने वाले को फिर पता चलता है, जो जब चलता है उस पे उसको फिर पता चलता है कि एक्चुअली हम्म। आसान रास्ता यही था, जिसको मैं छोड़ के तो वो हम्म। आसानी की तरफ, वो सिर्फ एक हम्म। बड़ी अच्छी सी एक प्यारी सी पैकिंग थी, एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा बगीचा दूर से लग रहा था, अंदर से तो तबाही थी उसमें। हम्म। तो एक्चुअली वो जो आसान रास्ते की तलाश होती है फिर वो लोग, अब वो जो गैप आया, सेपरेट कमरा दिया, साथ में मोबाइल फोन दिया दिया, तो मोबाइल फोन पकड़ा दिया, दैट मीन्स तबाही शुरू। ठीक है, तो वो जस्ट मैं कंपैरिजन किया है कि पहले जो था वो इस तरह से सेपरेट सिस्टम नहीं था, अकेले में टाइम नहीं मिलता था जिस, और मोबाइल फोन भी हर बंदे के पास अलग अलग नहीं होता था। एक मोबाइल फोन होता था, उसी पे सबकी कॉल आनी होती थी, अगर अब्बा जी बाहर हैं तो उसी पे टेलीफोन सिस्टम पे कॉल आनी थी या मोबाइल फोन पे कॉल आनी है, और सब ने उसी पे बारी बारी आके अब्बा जी से बात करनी है। अब हर एक के पास अपना मोबाइल, टाइम भी है, अलग रूम भी है, सो फिर उसके आउटकम्स भी उसी तरह से आएंगे। सो जस्ट दैट वाज अ कंपैरिजन। ऐसा नहीं है कि पहले वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक सिस्टम की मैंने बात की, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम एटलीस्ट बना हुआ था, जिसकी वजह से इतनी तबाही नहीं थी जो आजकल मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जब बंदा ये देखता ना कि इतनी सारी तबाही थी, इससे बेटर था कि पहले ही सही था। ठीक है ना? तो बस मैं हाँ। उस चीज को कंपैरिजन करके बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने की है, डोपामिन लेवल की एडिक्शन की बात की है, तो ऑब्वियसली दैट इज एडिक्शन। डोपामिन है ही एडिक्शन। साइंटिफिकली जो न्यूरोलॉजिकल केमिस्ट्री है वो यही कह रही है कि आपको फेसबुक पे अगर आप कोई पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो आप पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट के इवज जो आपको व्यूज मिलते हैं या आपको लाइक्स मिलते हैं, तो आपके अंदर एक डोपामिन की एक लहर दौड़ती है। और वो डोपामिन जो आपको मिलती है वो एग्जैक्ट उतनी ही क्वांटिटी में मिलती है जितनी आपको कोकेन के नशे से डोपामिन मिलती है। उस ओ। कोकेन के नशे से जितनी हम्म। जितनी क्वांटिटी की डोपामिन आपको मिलती है, हम्म। या। सेम इतनी क्वांटिटी फेसबुक के एक लाइक से आपको मिल रही है। हम्म। तो आप अगर इसको एडिक्शन ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये नशा ही तो है। कि आप आपके अंदर एक सेल्फ लाइटनेस आ रही है। नशा क्या है? अगर कोई एक बंदा कोकेन हम्म। पी रहा है या नशा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली सेल्फ लाइटनेस के लिए, अपने आप को दूसरों से कट करने के लिए, और फिर थोड़ी देर के लिए वो डिप्रेस है तो अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए। यही काम आपको इन सोशल मीडिया से भी मिल रहा है कि आप सोशल मीडिया पोस्ट भी देखें, आपको अपनी मर्जी की पोस्ट नजर आती हैं, आप उनको शेयर करें या उनको लाइक करें या उसको व्यू करें, तो उतनी ही अमाउंट में डोपामिन आपको मिल जाए, तो दैट इज एडिक्शन। दूसरा, आपको और हमें भी ये चीज एडिक्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास मोबाइल फोन है, बार बार ऐसे ही खाम खा बहाने से ही हम टाइम चेक करते रहेंगे, अच्छा 12:30 हो गए, दैट्स इट। तो ये ऑब्वियसली एडिक्शन है। और जिसको लगता है कि मुझे ये एडिक्शन नहीं है, वो अपना मोबाइल फोन बंद करके थोड़ी देर के लिए रखे, हाँ 3-4 दिन के लिए अपना मोबाइल फोन रखे, तो पता चल जाएगा एडिक्शन। तो ऑब्वियसली ये पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ डोपामिन की, दैट इज एडिक्शन। तीसरी बात जो आपने हीलिंग और प्रिवेंशन की है, तो ऑब्वियसली उस पर हमारी बात करनी बनती है कि अगर एक
डॉक्टर एक मर्ज को आइडेंटिफाई कर रहा है लेकिन उसका इलाज नहीं बता रहा, तो फिर वो डॉक्टर किस बात का है? तो ऑब्वियसली इसकी हीलिंग प्रिवेंशन पर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने जो बात की है पेरेंट्स की, वो यही बात की है कि बेसिक तरीन जो हमारा सिलसिला जहाँ से शुरू होती है गाड़ी, जहाँ से गाड़ी का इंजन स्टार्ट होना, हाँ अगर वही एक एक बेस, एक इमारत की बेस अगर सही हो जाए, अगर वही नहीं ठीक, जैसे आपने वो डॉक्टर साहब ने जो एक पूरी इकामत दीन का पूरा एक मैप, एक बिल्डिंग तैयार की है, उसमें आपने देखा होगा कि बेस में दो चीजें, इकरार बिल लिसान और इकरार बिल कल्ब, दिल से या इकरार करना, जुबान से इकरार करना। अगर आपने जुबान से इकरार कर लिया, दिल से इकरार नहीं, तो बेस तो बनी को नहीं, तो बाकी इमारत कहाँ से खड़ी होगी? ठीक है, तो मेरा जो बेसिक पेरेंट्स पे बात करने का मकसद ये है, वो ये नहीं है कि मैं पेरेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ और मैं पेरेंट्स के खिलाफ हूँ। ऑब्वियसली मैं भी पेरेंट्स वाला हूँ। तो लेकिन कहने का मकसद है कि जो बेस जहां से खराब हुई है, जहां से ये सिलसिला खराब होना, जहां से ऑब्वियसली दो लकीरें अगर साथ साथ होंगी ना तो बिल्कुल पैरेलल नजर आएंगी, लेकिन हल्की सी भी इधर हो जाएगी तो वो थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा उसमें गैप हो जाएगा। तो हीलिंग एंड प्रिवेंशन उसके लिए यही है कि सबसे पहले हमारे घर में हमारे पेरेंट्स को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने हमारे पेरेंट्स को कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा लाहा अमल बनाना पड़ेगा अपने घर में कि जिससे ये जो मोबाइल फोन जैसी या इस तरह की जो इंडिपेंडेंस है इसको थोड़ा सा कम किया जाए। एटलीस्ट बच्चे पेरेंट्स की बात तो सुने। मैंने आगे बताया आपको कि बच्चे तो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है, तो एटलीस्ट वो बात सुनने के तो मूड में हो ना। और वो तभी होगा जब आप इस चीज से, और जो इस एडिक्शन में पड़ चुके हैं उनको उस चीज से हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो इक्वल टू जहाद ही है। लेकिन जो नए पेरेंट्स बनने वाले हैं या जिनके बच्चे अभी 7 साल से छोटे हैं, उनके पास से पूरा चांस चांस है, वो इस चांस को अवेल करें और अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें। ये आपके लिए सहूलत तो है, लेकिन जिसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो इतने खतरनाक हैं कि मैं तो अपनी आंखों से देख चुका हूँ। सो अगर तो आपने बचना है अपने बच्चों को तो इस चीज से दूर करें, फिजिकल एक्टिविटीज में लेके। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम जितना ज्यादा हो सके सिखाएं। और पहली चीज जो मैंने बताई कि वो पेरेंट्स से आएगी, वो अपना आपका नक्शा ऐसा बनाए कि उनको देख के उनकी आदत बन जाए। जज़ाकल्लाह उमर भाई। अम, एक एक चीज जो मैंने थ्रू आउट द डिस्कशन जो नोट्स की थी वो मैंने पॉइंट आउट नहीं की। वो जरूर आपसे पूछनी चाहिए क्योंकि आपने बताई है। एक तो आपने कहा जी कि जो फादर है उसके ड्यूटी आवर्स जो है 12-12 घंटे के हो गए हैं, और वो घर में इतना टाइम उस तरह का, चाहे घर में फादर जो है वो इस्लामी तौर पे हमें टाइम नहीं था देते, लेकिन किसी ना किसी तरह हमारे साथ तो होते थे ना, किसी तरह हम उनके साथ जाके सो जाते थे, उनको देखते थे रोटी खाते टाइम या बाहर जाते टाइम। तो लेकिन अगर 12 घंटे एक बंदे की ड्यूटी है, वो तो बेचारा अपने फादर को देख ही नहीं रहा। तो ये तो वाकई बहुत बड़ा ही गैप आ गया एक ही जनरेशन में। यानी कि बेरोजगारी या इस जमाने में जीना इतना मुश्किल हो गया है कि वो क्या कहते हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी हो रही है। अब ये 12-12 घंटे की ड्यूटी करके भी रोटी पूरी नहीं पड़ रही, और इतनी इतनी मुश्किल जो है टाइम गुजर रहा है। इसका टॉपिक इंशाल्लाह फिर कभी रखेंगे, इसकी वजूहात बड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन ये वजह है कि बच्चे वाकई उस तरह अटैच नहीं है अपने अम्मी अबू के साथ। दूसरा एक और चीज थी, अगर आपने अपनी बात में नोट की हो, कि जब छत पे सारे के सारे सोया करते थे तो वो बच्चे जो होते थे वो भी तकरीबन 6-7 हुआ करते थे, इसलिए लाइनें लगा करती थी। अब बच्चे भी दो रह गए या एक बच्चा रह गया। अब जारी बात है, बच्चा एक रह गया या दो रह गया तो उसको जारी बात है फिर मोबाइल भी मिल जाना है, उसको साइकिल भी मिल जानी है, उसको फिर मोटरसाइकिल भी मिल जाना है, उसको कमरा भी मिल जाना है, उसको सारी कंप्यूटर भी मिल जाना है, सारा कुछ मिल जाना। पहले तो एक कोक की बोतल आ जाती थी तो वो ही आधी वैसे ही खराब हो जाती थी और आधी थोड़ी थोड़ी पीने को मिलती थी। और जो बच्चे जो हम जो सारे भाई हुआ करते थे वो एक
दूसरे के कमरे में जाके देखते रहते थे, एक दूसरे को तंग किया करते थे। तो अगर पेरेंट्स ना भी निगरानी करते हो तो ऑटोमेटिकली निगरानी हुआ करती थी ज्यादा बच्चों की वजह से। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का आपने बहुत कमाल का पॉइंट बताया आपने, कि अब जस्ट एक रबिश और जंक इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे जो वो ले रहे हैं, जो यूथ ले रही है, जो उससे वो नॉलेज कोई नहीं है। अच्छा, अगर इंफॉर्मेशन है भी है ना, अच्छा जी, वो बिल गेट्स सबसे अमीर है, या फलाना सबसे अमीर है, या जी जी, वो इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस हैं, ये आजकल के हीरोज हैं हमारे। हीरोज हैं, हाँ, या कटरीना कैफ की शादी हो गई है, या फलाना हो गया, या वो हो गया, जस्ट इंफॉर्मेशन, जंक इंफॉर्मेशन। तो उसका अमल के साथ कोई तल्लुक नहीं रहा, यानी इस तरह की चीजें रबिश हो गई हैं। इंफॉर्मेशन रबिश होगी तो फिर सारी बात है, टिकटॉक भी रबिश हो गई। प्रिवेंटिंग तो वही है कि किसी ना किसी तरह, प्रिवेंटिंग में तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं उमर भाई के कोई ऐसे पेरेंट्स हों जो जागे हुए हों, वो जो इतने फितने को जानते हों। तो फिर ही वो, जैसे कुछ लोग जान गए हैं, वो तो आप जाग गए हैं, मैं जाग गई, या कुछ और बंदे जाग गए हैं, वो चले अपनी अगली जनरेशन को थोड़ा थोड़ा प्रिवेंट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा लिमिट कर लेंगे। लेकिन जो मौजूदा है, मौजूदा के लिए वो क्या कहते हैं ना, वो जो कोरोना की जो वैक्सीनेशन आई है वो भी प्रिवेंटिंग ही आई है, वो हीलिंग नहीं आई, उसका इलाज कोई नहीं आया। तो इलाज जो है वो मुझे जो लग रहा है ना, वो शायद आपको हदीस याद हो कि क़यामत के रोज जब दज्जाल आएगा तो उसके बचने के लिए अगर तुम्हें अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों में जाके भी रहना पड़ाना तो जाके रहना। दज्जाल है, उसका मुकाबला करना करना, उससे भाग जाना, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक, यानी कि बिल्कुल ही एक बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ माशरा, बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, जुल्म ही जुल्म हर वक्त, तो उसके लिए एक उन्होंने इलाज बता दिया। तो अब भी पेरेंट्स पेरेंट्स भी एडिक्टेड, बच्चे भी एडिक्टेड, अगली जनरेशन भी एडिक्टेड, और पता नहीं क्या 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 अब के कौन कौन सी एप्स आ गई हैं, कौन कौन का क्या आ गया, अब तो मुझे भी नहीं पता इतना ज्यादा। तो लेकिन कोई ना कोई हीलिंग प्रोसेस तो होगा ना। अगर अपनी इनपुट दूं इस मामले में, तो वो थोड़ी ज्यादा कोई जनरल सी स्टेटमेंट हो जाएगी, या जनरल सी इनपुट हो जाएगी कि जी किसी ना किसी तरह ना कुरान जीत जो है ना वो सारा खत्म कर लें, समझ के पढ़ लें, तो कुरान जीत खुद ही सारी की सारी चीजें आपकी ठीक कर देगा, वो खुद ही सारे इलाज कर देगा। ये बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट हो जाएगी, मुझे इसके अलावा और कोई इलाज नजर भी नहीं आ रहा। आप क्या कहते हो इसको? जहाँ तक मैं एक बात सिर्फ मैं अपनी पिछली बात सिर्फ एंड कर रहा हूँ एक सेंटेंस में, वो ये है कि बाप का अपने बच्चों को टाइम देना क्यों जरूरी है। माशरा जितना भी बिगड़ जाए ना, आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी, जितनी भी बिगड़ी औलाद होना बाप से जरूर डरती है। बाप का जो एक अलग रोब है ना, बाप का एक जो अलग उसकी पर्सनालिटी है, वो उसको कोई नहीं मैच कर सकता। तो वो जो आज भी इतने फितना परवर और इतने बिगड़े हुए माशरत में गैरत का एलिमेंट अभी भी बेटे और बेटी में मौजूद है कि वो बाप से डरते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाप का जो है वो सर पर होना जरूरी है। बाप जो है वो अपने वर्किंग आवर्स कम करे, फाके कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो जो बिगड़ा हुआ जो फितने में जा रहा है माशरा, एटलीस्ट उसको रोकने का जिम्मेदार जरूर बने। दूसरा, जो आपने बात की प्रिवेंशन और हीलिंग प्रोसेस की, तो पहली तो इसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो आप और मैं ही करेंगे, ठीक है। और हम जैसे बाकी लोग अब यूट्यूब पे, अब पिछले दिनों मैं देख रहा था कि ये जो जितने भी इस्लाम पे बात करने वाले लोग हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं। दूसरा, इनको सुनने वाले भी बड़े शौक से अब इनको सुनते हैं। आपने इनकी फॉलोअरशिप देखी है कि इनको सुनने वाले जो हैं, वो उनकी फॉलोअरशिप जो है उनकी कितनी ज्यादा मिलियंस में उनकी फॉलोअरशिप है। दैट मीन्स के अंदर से कोई एक आवाज आती है, कुछ जहन जो है वो या दिल जो है वो दस्तक देता है जरूर कि सर आप गलत ट्रैक पे हैं, तो जरा अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज करके देखें। आवाज जरूर आती है, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा, तौबा के दरवाजे खुले, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई हिदायत आती रहती है, कोई ना कोई एक दिमाग में बात आती रहती है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह के मेहरबान होने की निशानी यही है।
कि अल्लाह मौके जरूर देता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारी उसमें खुशकिस्मती है या बदबख्ती है कि हम उस तरफ जाते हैं या नहीं जाते। तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो यही है कि जितनी हमारी कोशिश हो सके कि हमने इस चीज के बारे में अवेयरनेस देते रहना है, हमने इसको डिस्कस करते रहना है। जितना ज्यादा इसको डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, उतने ज्यादा लोग इसको सुने और कोशिश करें कि अपने घर में वो चीज करने की कोशिश करें। जिस सिस्टम की मैं बात करूं कि हमने एक हमारा एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था पहले, कि उस सिस्टम को एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे लेकिन एटलीस्ट हम तो फॉलो कर रहे थे ना। अब ये उसी फॉलो करने वाले सिस्टम की आज बरकत है कि एटलीस्ट अरबिक हम पढ़ लेते हैं, और अगर अरबिक को भी 2-3 दफा हम पढ़े तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जुबानी याद हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है कि एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ होगा तो एटलीस्ट ये होगा कि ये जो स्टूडेंट्स आजकल जो किसी की बात नहीं सुनते, ये आप एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की बात सुनने के काबिल हो जाएंगे। तो प्रिवेंशन और हीलिंग प्रोसेस में यही है कि जब तक हमारे घरों में या हमारी सोशल मीडिया चैनल्स को यूज करके इस तरह का कुछ सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक इसकी हीलिंग प्रोसेस। और दूसरा और तीसरी बात ऑब्वियसली कुरान की तरफ कैसे लेके आया जाए। कल की बात है, कल परसों की बात है, तो मैं सूरह हूद की तिलावत कर रहा था और सूरह हूद में पारा नंबर 12 में आयत नंबर उसकी 5 और 6 पढ़ रहा था। तो सूरह हूद मेरे से आधी पे पहुंचा तो मैं लिटरली लिटरली मेरे जिस्म कांपना शुरू हो गया और मेरे से पूरी नहीं पढ़ी जा रही थी। लेकिन मैंने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इतना हिम्मत इतना हौसला देना कि मैं ये पूरी कर लूँ किसी तरह से। फिर उर्दू ट्रांसलेशन ऑब्वियसली साथ थी तो मैं वो पढ़ता जा रहा था। तो उसमें आयत नंबर 5 और 6 ने जो मुझे पकड़ा ना, उस आयत को मैंने को 25-30 दफा पढ़ा। 25-30 दफा उस आयत को पढ़ा मैंने, और मैं कहा यार किस टाइम में और किस चक्कर में हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कि जो कुछ हमने किया है या जो कुछ जिस चक्कर में हम पड़े हुए थे ये तो सारा मट्टी हो जाना है। और जिधर जाना है उसके बाद फिर वो मिलना भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो उसकी जो ट्रांसलेशन मैं बता देता हूँ ताकि बाकी सबको भी समझ में आ जाए, वो ये है कि जो लोग दुनिया की जिंदगी और इसकी जीनत चाहते हैं उनको दुनिया में उसका बदला दे देते हैं, और आखिरत में उनके लिए आग के सिवा कुछ नहीं होता। ठीक है, आग, ये आयत नंबर आग, 5 में ओ, जो यानी जो अगर वो कहते हैं ना दुनिया मिल जाए तो फिर दुनिया हम उनको दे देते हैं, और आखिरत में फिर उनको सिर्फ आग ही मिलती। और दूसरा आयत नंबर 6 में ये था, और दुनिया में जो कुछ उन्होंने बनाया और कमाया था वो दुनिया में बर्बाद हो गया, दुनिया में खत्म हो गया, और उधर कुछ भी नहीं काम आया जो उन्होंने सारी जिंदगी के लिए कमाया। ओ, ओ, मैं नुकसान। परेशान हूँ जब देखें कि हम क्या सोच रहे हैं हमारे पेरेंट्स की, हमारी अपनी, और हमारी सोसाइटी की स्पेशली, और इस मुसलमान कम्युनिटी की जो सोच है वो यही है कि बच्चों के लिए कुछ बना दो, बच्चों के लिए कुछ बना दो, इनके फ्यूचर का देखो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल ओपन। पर जो कुछ कमाया हुआ है, प्रॉपर्टी हो जो कुछ हो, वो सब मिट्टी हो जाना है। और अगर हमने इसी के पीछे दौड़ लगाई, ये मिल जानी है, अल्लाह ने वादा किया हो मिल जानी है, लेकिन आखिरत में आग के सिवा फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा कुछ तो दुनिया में ले चुका है। उसने ऐसा झंझोड़ा मुझे। और अगर ये बात ये साइकोलॉजी अगर आज के माशरे को समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता अब इस तरफ उनको कैसे लेके आया जाए। ये एक्चुअली हमारी कॉज है और ये हमारा एक्चुअली मकसद है कि इस काम की तरफ ये जिस ट्रैक पे वो चढ़े उसे हटाएं। जैसे जूस ने किया है कि हम देख रहे थे एक काम को कि कुरान की तरफ अल्लाह कह रहे हैं आप? कुरान की तरफ कह रहे हो आप? जी कुरान की तरफ लेके आए। यस 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 एग्जैक्टली। और तो कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा, कि वही तो राह हिदायत है। इसके अलावा और क्या हिदायत का रास्ता है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। कुरान है या हदीस है, अल्लाह के नबी की जिंदगी है या कुरान है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरफ किस तरह से लेके आना है? मुझे लगता है हमें वही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसका एंटी सिस्टम जो ज्यूज ने फॉलो किया। कल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि उर्दू का पेपर था और उर्दू के पेपर में अजीब किस्म की, आपको पता है गजलों में शायरी होती है, तो उन्होंने अजीब सा तरह का सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि सर ये इश्क हकीकी और इश्क मजाजी जो है ये एग्जिस्ट करता है? मुझे पहले तो बड़ा गुस्सा आया
लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करके तो मैंने कहा कि ना तो हकीकी एग्जिस्ट करता है और ना ही मजाजी एग्जिस्ट करता है, ये हम्म, दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करते। इन दोनों के चक्कर में आप लोगों को उलझाया गया है, ताकि जिस चक्कर में जिस जात से एक्चुअली आपका इश्क शुरू हो चुका था इस्लाम के शायद के बाद, और पता चल चुका था आपके सबसे बड़े मुखालफ को, शैतान को और जूस को पता चल चुका था कि ये बिल्कुल अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये इनकी सीधी डायरेक्शन, अब भटकाना कैसे है। इनको इसी चक्कर में भटकाते हैं, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के चक्कर में, कि अल्लाह से होगा तो इश्क हकीकी, किसी से ना होगा तो इश्क मजाजी होगा, बस उस चक्कर में डाल दिया। तो इश्क तो अल्लाह से भी नहीं हो सकता भाई, नहीं नबियों के सिवा तो किसी ने इश्क किया ही नहीं अल्लाह से। इसका मतलब और हम जैसा बंदा कैसे इश्क कर सकता है? तो किसी में है हिम्मत के एक 92 साल का बूढ़ा हो और अपने बच्चे को जबा कर दे 10 साल के? सवाल ही पैदा नहीं होता आज के बाप में इतनी हिम्मत हो, इतनी ताकत हो। तो इश्क आज के दौर कब एग्जिस्ट करता है? हकीकी भी नहीं एग्जिस्ट करता, मजाजी की तो खैर छोड़ ही दें बात। तो देखिए कि किस तरह से, तो हमें इसका एंटी सिस्टम लेके चलना पड़ेगा, इनको इन्हीं चक्कर से दिला के, तो इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली इसी तरह। और ये सालों की मेहनत है असद भाई, ये ऐसे नहीं होगा कि आज हमने डिस्कशन किया, हमारी बात किसी को गई। अल्लाह करे, हमारी दुआ यही है कि किसी एटलीस्ट किसी एक पर्सन के दिल में हमारी बात लग जाए और वो राह रास्त पे आ जाए। लेकिन ये सालों की गेम है, ये आज की नहीं, सालों की भी नहीं बल्कि सदियों की गेम है। ये इनकी डायरेक्शन जो है ये उसी तरह एंटी सिस्टम को फॉलो करके हमें उस तरफ कुरान की तरफ लेके आना होगा एटलीस्ट। तभी ये अवाम जो है, या ये जो आजकल की जनरेशन जिनको मैं बात कर रहा हूँ, जो आगे जाके पता नहीं क्या बनने वाले हैं, आई मीन, इसलिए मैं इसलिए इस बात पे ज्यादा खोट रहा हूँ, इस चीज पे ज्यादा खोट रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अल्लाह के बारे में अवेयरनेस नहीं है। मैंने किसी से पूछ लिया, मैंने बच्चों को कहा कि यार आप मुझे ऐसा करो कि आप सब क्या हो, मैंने कहा मुसलमान। मैंने कहा ये तो वही रट्टा जो नर्सरी क्लास में लगाया था, हम कौन है? हाँ। हम्म। मुसलमान। बस, बस ये है हम मुसलमान, इतना ही है, इससे ज्यादा है भी नहीं। तो मैंने कहा ये तो वही रट्टा है, इसके अलावा मुझे कोई ऐसी 4 बातें बताओ अल्लाह के बारे में जो बाकी मजहब वाले वो अपने देवता या अपने भगवान के बारे में ना सोचते हो। कुछ 4 बातें ऐसी डिफरेंट बता दो। कोई नहीं पता, बेसिक बातें भी नहीं पता। तो इतनी मतलब खतरनाक सिचुएशन है कि वो एक्चुअली एथियस्ट माइंडेड हो चुके हैं, उनको भी नहीं पता, ये अल्लाह के होने पे यकीन नहीं है, इस तरफ जा रहे हैं। ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है। तो मेरे जो कुड़ने की वजह है वो यही है कि किसी तरह से इनको फिर इनकी डर, और ये अचानक नहीं होगा, वही मेरी बात है कि उसी एंटी जुडिज्म सिस्टम को फॉलो करते हुए हम उसी ट्रैक से जाएं, तो फिर इनकी डायरेक्शन जो है कुरान को लेके आए, यही रास्ता किसी तरह इनके हाथ में थमाए कि ये उस तरफ आ जाए किसी तरह। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिवेंशन हो सकती है, यही